नमस्कार। सितारा क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज एक नए पॉइंट के साथ और नए विचारों के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हूं और आज शुरू करेंगे हम लोग सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, यहाँ पर इस सभ्यता शब्द का भी अपने आप में अर्थ है। अपने आप में यह शब्द मानव समाज के लिए एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास का द्योतक शब्द है। सभ्यता, सभ्य समाज अक्सर उन्नत कृषि और व्यापार की विशेषता तथा नगरीकरण व यातायात की व्यवस्था, लेखन, मापन के साथ मानक विधि पर आधारित व्यवस्था है। इस सभ्यता के अंतर्गत कला की महान शैलियाँ, स्मारक, उन्नत धातुक्रम, खगोल विद्या को यह शब्द परिभाषित करता है। इन सभी शब्दों को हम सामान्य अर्थ के साथ एक छोटे से अर्थों में प्रस्तुत करने के लिए एक शब्द को प्रयुक्त कर सकते हैं कि सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का पता चलता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता सिंधु व सिंधु की सहायक नदियों के किनारे पनपी थी। यानी सिंधु सभ्यता है, इसकी मुख्य नदी है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी इसकी मुख्य नदी है और इसकी कुछ एक सहायक नदियां जैसे चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, सतलज, ये मुख्य नदियां सिंधु के साथ प्रवाहित होकर इन नदियों के किनारे एक सभ्यता पनपी जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता का जो सामान्यतः काल या समय माना गया है वो माना गया है 3500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच हमारे इस तीन देशों में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिंधु व सिंधु की सहायक नदियों के किनारे ये सभ्यता पनपी थी। इस सभ्यता की सर्वप्रथम जो खोज हुई थी वो 1826 में हुई थी। 1826 में इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज करने वाला पहला व्यक्ति था वो चार्ल्स मैसन था। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा नामक जो स्थान है उसकी खोज की थी। हड़प्पा जो स्थान है वो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में पाकिस्तान में जो हड़प्पा स्थान है वो सर्वप्रथम इस सभ्यता का पहला स्थान था। इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। और जॉन चार्ल्स मैसन के द्वारा इस सभ्यता की खोज होने के बाद ये पहला नगर था हड़प्पा और इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद में दूसरी बार ये जो हड़प्पा स्थान है ये 1856 में चर्चा में आया था।
1856 में दूसरी बार जब ये चर्चा में आया था, इसी काल में हम भारत में रेलवे के जनक माने जाने वाले व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी का काल था। यानी भारत का उस समय जो वायसरॉय थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। डलहौजी के काल में लाहौर से कराची के लिए रेलवे लाइन डाली जा रही थी। उस रेलवे लाइन के लिए जो रेलवे पटरी बिछाने के लिए कंकड़ पत्थर की आवश्यकता हुई, तो हड़प्पा के कुछ एक खंडर थे, उन खंडरों को उस रेलवे पटरी के नीचे डालने के लिए काम में लिया जाने लगा। तो वहाँ पर कुछ सभ्यता का अनुमान लगाया गया। इसी कारण ये जो हड़प्पा जो स्थान है ये दूसरी बार चर्चा में आया, और उसको दूसरी बार चर्चा में लाने का श्रेय जॉन बार्टन और विलियम बार्टन को जाता है, और वायसराय उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। सन 1861 में जब हड़प्पा की चर्चा होने लगी कि यहाँ कोई सभ्यता है, तो 1861 में भारत में भारतीय पुरातात्विक या भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। विभाग की स्थापना की गई। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना सन 1861 में हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग का जो कार्यालय है वो वर्तमान में दिल्ली में है, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व विभाग के जो प्रथम महानिदेशक बनाए गए थे वो थे कनिंघम महोदय। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? कनिंघम महोदय थे। अपना जो भारतीय पुरातत्व विभाग है वो एक पत्रिका का भी संपादन करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की जो पत्रिका है उसका नाम है प्राचीन भारत। भारतीय पुरातत्व विभाग की जो पत्रिका है उसका नाम है प्राचीन भारत। ये प्राचीन भारत पत्रिका है, ये 1946 में छपनी शुरू हुई थी, ठीक है। तो हम लोगों ने जो पॉइंट स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे हम लोग दोबारा से इसकी चर्चा करते हैं। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ कि सिंधु सभ्यता है वो सिंधु की सहायक नदियों के किनारे पनपी थी, जैसे चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, सतलज। सामान्यतः इसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 3500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सर्वप्रथम यह सभ्यता चर्चा में आई थी तो 1856 में आई थी, 1826 में सर्वप्रथम ये चर्चा में आई थी। और इसको चर्चा में लाने का जो श्रेय जाता है वो चार्ल्स मैसन को जाता है, और चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी, और जो हड़प्पा नामक जो स्थान है वो वर्तमान में पाकिस्तान में। दूसरी बार जो हड़प्पा है वो 1856 में चर्चा में आया था। लाहौर से कराची रेलवे लाइन डाली जा रही थी, उस दौरान ये चर्चा में आया था। और तीसरी बात यहाँ पर जैसे ये चर्चा में आया और चर्चा में आने के बाद 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, और भारतीय पुरातत्व विभाग का जो प्रधान कार्यालय है वो दिल्ली में है। और भारतीय पुरातत्व विभाग के जो प्रथम महानिदेशक बनाए गए थे उनको बनाया गया था कनिंघम महोदय को। और इसी पुरातत्व विभाग की एक पत्रिका है जिसका नाम है प्राचीन भारत। 1946 से ये लगातार छपती आ रही है। आगे बात करते हैं लंदन वीकली। लंदन वीकली भी एक अखबार था जो इंग्लैंड से छपता था, और इस अखबार में पहली बार
सन 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा इस सिंधु सभ्यता को विश्व के सामने रखा गया, या पहली बार सिंधु सभ्यता की जो निविज थी वो पहली बार लंदन वीकली नामक अखबार में छपी थी। ठीक है। इतिहासकार हुए हैं राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कुमुद मुखर्जी ने सिंधु सभ्यता को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ठीक है। इन सभी सभ्यताओं में भी सिंधु सभ्यता का भी अपना एक स्थान है। तो राधा कुमुद मुखर्जी ने सिंधु सभ्यता को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना है। जॉन मार्शल ने बताया है कि जो सिंधु सभ्यता में खुदाई के दौरान जो नरकंकाल पाए गए हैं उस नरकंकालों की तुलना भूमध्य सागरीय लोगों से की गई है या भूमध्य सागरीय नस्ल से की गई है। इसी कारण जो सिंधु सभ्यता के निर्माता माने गए हैं वो माने गए हैं द्रविड़ लोग। तो ध्यान देना, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे, और द्रविड़ लोग है वो एक भूमध्य सागरीय नस्ल के लोग थे। उसके बाद में सिंधु सभ्यता में एक पद्धति का नाम आता है कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति, इसी को हम कार्बन 14 या C14 कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं रेडियो कार्बन। इस पद्धति की खोज सर्वप्रथम शिकागो विश्वविद्यालय में हुई थी। शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में इसकी खोज हुई थी, और इसकी खोज करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन लीवी। और जॉन लीवी ने इस पद्धति को सर्वप्रथम काष्ठ जीवाश्म पर प्रयुक्त किया था या प्रयोग करके देखा था। और इससे प्रयोग करने के बाद इस सभ्यता का जो समय या सिंधु सभ्यता का जो समय बताया गया है, या कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो समय बताया गया है वो है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व है। काफ़ी बार कई कंपटीशन के सवालों में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का कार्बन डेटिंग पद्धति या रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार समय है। तो सिंधु सभ्यता का के रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार जो समय है वो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। यह जो सभ्यता थी यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी विश्व में सर्वप्रथम कांसा धातु का अगर किसी व्यक्तियों ने प्रयोग किया था तो वो सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम कांसा धातु का प्रयोग किया था। इसी कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं।
उसके बाद में इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, वो है 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो अपनी एक आकृति बनाता है त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, और किस प्रकार की आकृति बनाता है, त्रिभुजाकार बनाता है। जैसे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देना, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का निम्न में से विस्तार किन देशों में है, या निम्न में से कौन सा ऐसा देश नहीं है जहाँ पर सिंधु सभ्यता का विस्तार नहीं है। तो ध्यान देना, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, और इसी कारण ये आकृति बनती है, वो त्रिभुजाकार आकृति बनती है। इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो भारत में है, और सबसे कम विस्तार है वो अफगानिस्तान में है। यानी सर्वाधिक विस्तार है वो भारत में है, और सबसे कम विस्तार है वो अफगानिस्तान में है। और ध्यान देना, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है, तो भारत में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है वो गुजरात राज्य के धोलावीरा के अंतर्गत है। या हम कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो स्थान पाए गए हैं वो गुजरात में पाए गए हैं, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा इसका जो स्थान भारत में अपना स्थान रखता है वो है धोलावीरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो है मोहनजोदड़ो। तो ध्यान देना, यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार इसका गुजरात में है, क्षेत्र इसका जो है जो गुजरात में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है वो भारत में धोलावीरा है। ठीक है, धोलावीरा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि यह जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। यह जो सभ्यता थी ये किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। यानी सर्वप्रथम नगरों का अगर विकास हुआ था तो सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम नगरों का विकास हुआ था। इसी कारण इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है, और इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो नगरीय क्रांति भी इसको हम कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो मातृस्थात्मक था। सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो मातृस्थात्मक था, यानी माता का या हम कह सकते हैं महिला का जो स्थान था वो प्रमुख था। तो परिवार की जो मुखिया होती थी सिंधु सभ्यता के दौरान वो महिला होती थी। इसी कारण सिंधु सभ्यता को मातृस्थात्मक सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि की। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक, यानी सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। यानी सिंधु सभ्यता के लिपि के दौरान सबसे ज़्यादा जो चित्र प्राप्त हमें हुए हैं, मुहरें प्राप्त हुई है, उन सभी चित्रों को मुहरों पर हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनको सिर्फ भाव से प्रदर्शित कर पाते हैं। इसी कारण इस लिपि को कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। इसी के अन्य नाम भी है पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ, ब्रूस्टोफेदम,
गोमूत्राक्षर, पिक्टोग्राफ, गोमूत्राक्षर, ब्रूस्टोफेदम भी हम इसको कहते हैं या इसके अन्य नाम हैं। ये जो ब्रूस्टोफेदम नाम है ये बीबी लाल ने दिया है, यानी ब्रिज बिहारी लाल ने सिंधु सभ्यता की लिपि को क्या नाम दिया है? ब्रूस्टोफेदम नाम दिया है। ये लिपि दाएं से बाएं व बाएं से दाएं लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ये दाएं भाग से शुरू होती थी, फिर बाएं भाग पर आती थी, बाएं भाग से शुरू होती थी, दाएं भाग पर आती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो हम भारतीय लोग इसको गोमूत्राक्षर भी कहते हैं, क्योंकि एक सामान्य शब्द जैसे अब गाय अपना गोमूत्र विसर्जन करती है, उस दौरान इस प्रकार की एक आकृति बनती है, इसी कारण इस लिपि को गोमूत्राक्षर लिपि भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने तो कांसा धातु का प्रयोग किया था, जबकि उस समय तक या सिंधु काल तक लोहे का कोई विकास नहीं हो पाया था, या लोहे से लोग अनभिज्ञ थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे? लोहे से अनभिज्ञ थे। उसके बाद में सिंधु सभ्यता में एक शब्द आता है ऑक्सफोर्ड सर्किल। ऑक्सफोर्ड सर्किल, बात करते हैं ऑक्सफोर्ड सर्किल पर। ऑक्सफोर्ड सर्किल सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं चौराहा। चौराहा यानी सिंधु सभ्यता के जो गलियां थी, रास्ते थे या सड़कें थी, वो अपने आप में एक चौराहा बनाती थी, यानी प्रत्येक रास्ता जो चौराहा बनता था, उस चौराहे को क्या कहा जाता था? ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा जाता था। और ये जो पद्धति है ऑक्सफोर्ड सर्किल की, जो चौराहा बनने वाली जो पद्धति है, उसे कहा जाता था ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या कहा जाता था? ग्रिड पद्धति कहा जाता था। एक शब्द आता है सिंधु सभ्यता में डेड लाइन। डेड लाइन, डेड लाइन, यहां सामान्य शब्द के साथ डेड लाइन की बात करते हैं तो यानी मरे हुए लोगों की कतार कह सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। ये जो डेड लाइन है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में 2 टीले थे। मोहनजोदड़ो में 2 टीले थे। एक टीला पश्चिम भाग में था, दूसरा टीला पूर्व भाग में था। सिंधु सभ्यता के अधिकतर नगरों में दुर्ग टीले पाए गए हैं। तो पश्चिम टीला होता था वो दुर्ग टीला होता था। सामान्य दृष्टि से यानी जो पूर्वी क्षेत्र था, पूर्वी क्षेत्र से क्या होता था? अपने आप में ऊंचाई पर होता था। और इस पूर्वी क्षेत्र पर क्या रहता था? दुर्ग रहता था या दुर्ग होता था। इस दुर्ग क्षेत्र में पुरोहित नाम का प्रशासक होता था, या शासन का जो संचालन या सिंधु सभ्यता में जो शासन का संचालन करता था वो पुरोहित करता था। और जो पूर्वी क्षेत्र था, पूर्वी क्षेत्र जन सामान्य था। तो जनता सामान्यतः निवास करती थी वो पूर्वी क्षेत्र में या पूर्व टीले पे करती थी, और दुर्ग टीले में प्रशासन का क्या होता था? संचालन होता था। और जो सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से जो डेड लाइन पाई गई है वो दुर्ग टीले से पाई गई है।
यानी वहाँ एक कतार पाई गई है, उस कतार में काफ़ी ज़्यादा नर कंकाल पाए गए हैं। उस नर कंकाल का जो एक रेखा के अंतर्गत पाए गए हैं या एक क्रम के अंतर्गत पाए गए हैं, इसी कारण इस जो कतार को नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है डेड लाइन। इसको डेड लाइन नाम है वो जॉन मार्शल ने दिया था, जॉन मार्शल ने। ये जो डेड लाइन नाम है, जो मरे हुए लोगों का या नर कंकाल जो पाए गए हैं जो दुर्ग टीले से, उसको नाम दिया गया है डेड लाइन। और डेड लाइन नाम किसने दिया है? जॉन मार्शल ने दिया है। आगे बात करते हैं पिगट महोदय। पिगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। यानी पिगट महोदय ने सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा है? पिगट महोदय ने सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा है? तो ध्यान रखना, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। जबकि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। दोनों में अंतर ध्यान रखना। पिगट महोदय ने तो जुड़वा राजधानी कहा है, दो नगरों की चर्चा की है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। जबकि दशरथ शर्मा जी ने क्या कहा है? कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार की। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार हम लोग पढ़ते हैं उस एकदम सरल सा है, ध्यान रखना है। उत्तर में मांडा स्थान से ये स्टार्ट होती है। जो मांडा स्थान है वो कश्मीर में पड़ता है। कई बार कंपटीशनों में क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। यहां से जो क्वेश्चन उठता है वो लगभग नदियों से संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान यहाँ पर नदियों पर विशेष ध्यान रखना कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार या जो मांडा जो स्थान है वो किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी नगर है, सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी नगर है वो दक्षिण में दै से दै ही याद रखना है। दक्षिण से दै याद रखना है। दक्षिण में देमाबाद या दायमाबाद। दक्षिण का जो इसका बिंदु है वो देमाबाद या दायमाबाद है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन से भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। और कौन सी नदी के किनारे है? परवरा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे। उसके बाद में हम लोग सिंधु सभ्यता के पूर्वी बिंदु की बात करते हैं। पूर्व में पूर्व को याद रखना। पूर्व में किसको याद रखना है? पूर्व को याद रखना है। कौन सा स्थान है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यानी पूर्व में कौन सा स्थान है इसका? आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। किस राज्य के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के
किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद में पश्चिम का जो स्थान है, पश्चिम का जो स्थान है वो है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर है वो दास नदी के किनारे, दासपुर नदी के किनारे है। और यहां पर एक तट लगता है मकरान तट, मकरान तट, और ये पाकिस्तान के अंदर है। यहां से ध्यान रखना, कई बार यहां से भी क्वेश्चन उठा है कि सिंधु सभ्यता का पश्चिमी अंतिम छोर है तो सूतकांगेडोर है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी अंतिम छोर किस नदी के किनारे है? तो दास नदी के किनारे है। कौन से तट पर है? तो मकरान तट पे है। कौन से तट पे? मकरान तट पे। और ध्यान देना, सूतकांगेडोर है वो सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाहिक नगर था। सिंधु सभ्यता का क्या था? बंदरगाहिक नगर था। सिंधु सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था तो वो लोथल था, लेकिन सूतकांगेडोर भी क्या था? एक बंदरगाहिक नगर था। और इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।